मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग महीनों से चल रहा है। इस बीच बीते महीने लोगों को लगा था कि सीज फायर हो जाएगा, युद्ध थम जाएगी, दुनिया राहत की सांस लेगी। लेकिन इस बीच ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का फ्यूनरल भी करा। अंतिम संस्कार जो कि काफी लंबे समय से पेंडिंग था, उसको पूरा किया गया। और इस दरमियान अमेरिका ने वही नीचता दिखाई। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया और इस हमले में पूरा देश, सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया दहशत में आ गई। पूरी दुनिया ये सोच में पड़ गई कि ये युद्ध जो थमने वाला था, एक बार फिर बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। तो ईरान में भी क्या स्थिति है, वहां के लोगों की क्या स्थिति है, जो लोग पहले से शोक में थे खामेनेई के फ्यूनरल की वजह से, अपने सुप्रीम लीडर को खोने की वजह से, उन लोगों की क्या स्थिति है और ये युद्ध कब तक चलने वाला है, वहां पर मौजूद ईरान में मौजूद भारतीयों की क्या स्थिति है, तमाम विषयों की जानकारी के लिए हम अपने वन इंडिया के सभी दर्शकों के लिए खास ईरान से लाइव अपने संवाददाता को जोड़ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं जो कि ईरान से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हाकिम रेजा। तो हाकिम रेजा, वेरी वेलकम ऑन वन इंडिया प्लेटफॉर्म। और अभी आप ईरान में कहां पर हैं, ईरान की स्थिति क्या है, फ्यूनरल के बाद अमेरिका ने क्योंकि अटैक कर दिया है, तो क्या लोगों के बीच कैसा माहौल है, इसी से शुरुआत करते हैं। जी, मैं इस वक्त वन इंडिया से मैं अभी खुम में हूँ, जो ईरान का 8वां बड़ा शहर है। ये होली सिटी भी माना जाता है। यहाँ के शिया धर्म के हिसाब से वो 2 होली सिटीज हैं, जहाँ पे कल आयतुल्ला खामेनेई को जो विरुद्ध हुए थे, दफन किए थे, वो है एक होली सिटी ऑफ मशहद है। और आज मैं वहां से यहाँ पे आया हूँ, दूसरा होली सिटी खुम। तो यहाँ पर पूरी सामान्य, कल मैं कई लोगों के साथ बातचीत की। जैसे ही वो अमेरिका ने 2 दिन पहले, यानी 8 तारीख को, जहाँ पे 8 जुलाई को जो हमला किया ईरान पे, उसके बाद लोगों में और गुस्सा और जज्बात और ज्यादा आने लगा। तो उसके बाद में देखना, मैंने यूं समझे कि 9 जुलाई को जो वहां पर अंतिम संस्कार था, लोगों की भीड़ तकरीबन, पहले का वहां पर एक्सपेक्टेशन था 7 से 8 मिलियन का, यानी 70 से 80 लाख लोग जमेंगे। बाद में आते आते 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग जमा हो गए। तो इससे ऐसे लगता है कि वहां के लोगों में तो कोई डर, यहाँ के लोगों में बातचीत की नहीं, कोई डर नहीं है। जैसे वो बोलता है ना कि हम हमला करेंगे, तो और जोश के साथ लोग बाहर आते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग घरों के अंदर नहीं जा रहे हैं। जैसे अब आप सुनते हैं कि जंग शुरू हुई है, तो लोग बाहर गलियों में, सड़कों में आते हैं, बोलते रहते हैं मार्क बर्गम, यानी कि डाउन विद अमेरिका, किल ट्रम्प। यानी कि हम इसमें यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर फारसी में शौआर है कि बहुत मशहूर हो गया है कि पूरे गलियों में कहीं भी जाओ, यही एक ही है, मजाक हराम है इन हर्फ आखिर। यानी कि अभी नेगोशिएशन करना प्रोहिबिटेड, अभी नेगोशिएशन कर नहीं सकते, ये आखिरी लफ्ज है। अगर आप गवर्नमेंट को चेतावनी नहीं दे रही है पब्लिक के, अभी इसके बाद नेगोशिएशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जंग, बेजंगीम, यानी कि हम जंग करेंगे जब तक के अमेरिका को उनके घुटनों पे जब तक नहीं आता, हम लोग उनसे मानेंगे नहीं, जंग करते रहेंगे। और ट्रम्प को, यानी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि ट्रम्प को किल ट्रम्प, यानी सबके गलियों में, यानी पूरे बैनर्स भी यही लगाए हुए हैं और पूरे जबानों में ऐसे ही है। आपको बाजू में आपको मैंने कई विजुअल्स कल वहां से भेजा था, आपने उसको देख लीजिए और साइड में लगा के देखिए, क्योंकि उसमें पूरी तरह लोग बहुत जोश और जज्बात में हैं, बहुत गुस्से में हैं कि हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है, हम लोग हुसैनी हैं, हम सरेंडर होने वालों में से नहीं है, हम जंग लड़ने वालों में से हैं। अब बातचीत करने से हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। जब तक कि उसको मारेंगे नहीं, उसको उसके घुटनों पे नहीं लाएगा है, तब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। हमारे हक के लिए हम लोग लड़ेंगे, लड़ने के लिए तैयार हैं। हम जालिम के सामने कभी झुकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरा इस्राइल और अमेरिका को, दोनों को सब के सब यही जानते हैं कि जालिम, कि ये आप भी देख लिए हैं, हमने भी वाज़े हो चुका है दुनिया को कि जब एस्टीन फाइल के बाद कितने बड़े वो जालिम है। एस्टीन फाइल में छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप, औरतों के साथ रेप, जो जुल्म जोर, जो तबाही की तरफ, क्योंकि अभी बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुल के आ गया है। तो यहाँ के लोगों को पहले से तकरीबन 47 ईयर से सैंक्शन डाले, यानी कि जंग में लगा हुआ था, पूरी के पूरे जंग में ही थे, जंग पूरी तरह चल रहा था। तो जी
हाकिम जी, अभी जो आपने बताया ये दुनिया के लिए भी बहुत सामान्य सवाल नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि ईरान के लोग अब तय कर चुके हैं कि यूएस से बातचीत भी नहीं की जाएगी, मतलब दुनिया पर जो मंडराता हुआ खतरा है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो जंग है, जो दुनिया के लिए तेल सप्लाई की जो जंग है, और इस तेल की वजह से जो दुनिया अपने घर गृहस्थी में भी मुश्किलें फेस कर रही है, वो सब जारी रहने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई भी एक रास्ता बचा हुआ है कि यूएस से ईरान बातचीत के जरिए एक कोई बीच का रास्ता निकाले? नहीं, अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग अगर गवर्नमेंट अगर बात करना चाहे तो गवर्नमेंट पूरी तरह निहत्या हो गया, क्योंकि लोगों में इतना गुस्सा है कि पूरे लोग यही कह रहे थे कि हम इतने लोग जमा हुए हैं सिर्फ रहबर के लिए, यानी मुश्तबा खामेनेई। जो वो मुश्तबा खामेनेई बोलेंगे उसी पे अमल करेंगे, क्योंकि उसका रिसेंटली उनका एक स्टेटमेंट आया था कि नेगोशिएशन से मैं कायल नहीं था, चूंकि गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन करके आखिर मरहले में लाई है तो मैंने इस पे राजी हो रहा हूं, मगर मेरा नजरिया अलग था। उसके बाद और लोगों में गुस्सा आई, क्योंकि रहबर सुप्रीम लीडर का नजरिया अलग होने की वजह से तुम क्यों गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि अब हम लोग गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, अभी कोई नेगोशिएशन जो हमारा माहिदा था ट्रंप ने तोड़ दिया है, अब फिर वापस हम माहिदे पे नहीं जाएंगे, नेगोशिएशन पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जंग करेंगे। जब तक कि वो उसको जंग में हरा के जितने भी मिडिल ईस्ट में पूरे के पूरे बेसेस हैं वो पूरे बेसेस को खत्म करेंगे तो वो अपने घुटनों पे आएगा। तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी खुला था, कब बंद था, कभी भी जंग में बंद किए हैं। चूंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर जुल्म किया, चूंकि उसकी दादागिरी ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो जितने भी पड़ोसी खाड़ी के देश हैं वो पूरे अमेरिका को साथ दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वार्निंग दिया है कि अमेरिका से दूर हो जाओ, पूरे बेसेस को खत्म कर जाओ, दूर हट जाओ, तो हम नॉर्मल जिंदगी यानी पूरी दुनिया को इंसानियत में लेके आना। ये ईरान बोल रहे हैं कि ये हम जंग लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए लड़ नहीं रहे हैं, हम पूरी दुनिया के लड़ रहे हैं। जो गासिब यानी कि अमेरिका और इसराइल ये जो दुनिया को हिजाक किए हुए हैं, हिजाक से आजाद कराना चाह रहे हैं। इसमें ये ईरान को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी, यानी 40-60 साल से सैंक्शंस होने के बाद जो इन्होंने सहा है, इसमें उन्होंने वो भी एक तरीके की जंगी थी, यानी इक्तिसादी जंग थी। अब इक्तिसादी जंग से बाहर निकल के वो लोग अभी यूं समझिए कि इक्तिसादी जंग नहीं है, अभी फिजिकल वार में आ गए। अभी बोल रहे हैं कि फिजिकल वार में ये 40 साल से जो तैयारी करे हैं, ये करोड़ों के लोग, यानी कि इतने मिसाइल हैं। मैंने कई लोगों से बात किया तो बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने जखीरे हैं, पूरी दुनिया की जितनी भी ताकत है सबको भी हम है ना जो मजलूम के हक में खड़े हुए हैं, जालिम को जब तक हम उसको अपने घुटनों पे नहीं लाएंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब बिल्कुल हाकिम जी, आप लोगों ने जो शब्द ईरान के लोग जो कह रहे हैं ट्रंप के लिए जालिम, वो जालिम से कम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की रातों रात धोखे से हत्या की थी, और वो क्लियरली एक मर्डर था। उसके बाद से ट्रंप को इतनी भी शर्म नहीं आई कि दुनिया के सामने खुलकर ये वो कहते रहे बार बार कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, ईरान को मिटा देंगे, और एक तरफ कहते हैं कि वो ईरान के लोगों को बचाना चाहते हैं। तो अगर वो बचाना चाहते होते तो वो जंग नहीं करते जिसमें लाखों मासूम मर रहे हैं, वैसी जंग वो ट्रंप बिल्कुल भी नहीं करते। तो इससे मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी बीते दिनों आप खुद मौजूद थे अंतिम यात्रा में आयतुल्लाह अली खामेनेई के, तो उस दौरान लोगों की मानसिकता क्या थी? क्योंकि अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद वहां के जो लोग हैं बहुत दुखी हैं, तो उनका क्या विचार था? आपने लोगों से जब बातचीत की उस दौरान लोग कैसे बातें कर रहे थे? लोग दुखी थे, और अमेरिका के लिए तो बहुत गुस्से में है, लेकिन ईरान और अली खामेनेई के लिए वो क्या सोचते हैं? वो उनके दिलों में इतना गुस्सा है, इतना गम, एक तरफ से उनके दिलों में बहुत ज्यादा गम है, दूसरी तरफ गुस्सा है। उसी जो जंग में शार है उनके रहबर यानी उनके सुप्रीम लीडर, यानी कि पूरी की पूरी ईरान के वो एक ही तन्हा सुप्रीम लीडर थे, उनको शहादत के बाद इतनी गुस्से में है, इतना गुस्से में है कि पूछिए मत। पहले से भी गवर्नमेंट से यही बोल रहे थे कि तज़ाहुरात, यानी कि आप देख रहे हैं 130 दिन कंटिन्यू पूरे दुनिया, पूरे ईरान के हर शहरों में बाहर पब्लिक आके, मैं रात में भी पूरी रात मैंने गश्त लगाया कि पूरे गलियों में यही परचम लेके, और यह सबसे बड़ी बात है कि उनके हाथों में लाल परचम होता है। लाल परचम इसकी बात की निशानी है कि यानी कि जंग, यानी कि रिवेंज, यानी बदला। जब तक हम बदला नहीं लेंगे हम खामोश नहीं बैठेंगे, बदला लो।
बदला लो सबका। उसमें ये क्या है कि या सारतुल हुसैन बोल के एक अरबिक शौर है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद वो उनमें लोगों में लिखा गया था कि या सारतुल हुसैन, खून हुसैन का बदला लें। उसी तरह नीचे लिखा हुआ है कि या सारतुल या खामेनाई, यानी इनका भी बदला लिया जाएगा। तो ये जो सेंटिमेंट्स हैं तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं। ये शिया धर्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें है ना लोग बहुत ही ज्यादा, यानी कि पूरे बोल रहे हैं कि मैंने कई लोगों से बात किया तो बोलते हैं अगर एक आदमी भी बाकी रहा तो हम उनसे जंग लड़ेंगे। और पूरे के पूरे यही कह रहे हैं कि हमारा जो रगों में खून है वो रहबर यानी आयतुल्लाह खामेनी लेके हद यानी गिफ्ट दे रहे हैं। यानी हमारा पूरे के पूरे लोगों में यही शुआर है, यानी कि पूरी तैयार हैं। जहां भी वो बोलते हैं कि वहां पर मैं बम बरसाऊंगा तो वहीं जाके बोलते हैं हम वहीं खड़ेंगे, हमारे ऊपर बरसाने दो, हम तैयार हैं शहादत के लिए। अब ये जो जज्बा आ गया है, शहादत के लिए तैयार हैं, तो इसमें बड़ी दिक्कत तो ये अमेरिका जो जिसने गलती किया है यहाँ के रहबर को शहीद करके और जो बच्चों को, छोटे मासूम बच्चों के ऊपर जो बमबारी करने के बाद और ज्यादा गुस्सा हो गया है और ज्यादा लोगों में यह है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुजतबा खामेनी, उनके लिए बोल रहे हैं कि हम पूरी लश्कर हमारे लिए तैयार है, हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं। यानी ईरान का पूरे के पूरा बच्चा भी तैयार है, हम लोग आपके रहबरियत के लिए, आप जब भी इशारा दो हमारा पूरा खून आपके लिए हदिया देने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से अभी मुझे यहाँ के जिस तरीके से सामने स्टेट देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट में हिम्मत हो कि नेगोशिएशन में फिर से जाएं। अभी मुझे नहीं लगता कि नेगोशिएशन हो पाएगा, नेगोशिएशन नहीं होगा हाकिम जी। लेकिन वहां के लोगों का आपने अभी उनकी हालात बताई, आपने अभी वहां के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी की भी बात करी, क्योंकि मुजतबा खामेनी सार्वजनिक रूप से अभी तक सामने नहीं आए, अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी सामने नहीं आए। तो लोग जो है सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन मुजतबा भी कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, क्या आप इस पर कुछ अपडेट दे सकते हैं? मैंने यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में थे ना, डॉक्टर इलाही, उनसे भी बात की, और जो एक्स सुप्रीम लीडर जो के रिप्रेजेंटेटिव माधवी, उन दोनों से भी बात किया, यही सवाल किया कि नजर वो बोले कि अभी हम लोगों ने इनको सेलेक्ट किया है, यानी कि मजलिस कुबुरगान जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट होती है जो वही सुप्रीम लीडर को सेलेक्ट किया है। वो बोले कि हम इसलिए सेलेक्ट किए कि हम चाहते हैं लॉन्ग टाइम सुप्रीम लीडर है, इसलिए अभी स्थिति उस वक्त जब जरूरत थी कि हम मकसद के लिए जंग लड़ रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनी कभी बंकर में इसलिए नहीं गए कि मकसद था कि एक बार अगर शहादत उनका उस शहादत से पूरे अमेरिका के यानी जो जालिम को बर्बाद, यानी जो जालिम जितने पैसे हैं जालिम को खत्म करने के लिए, वो मकसद के लिए वो बाहर थे। अभी मकसद है कि उनको ठिकाने पे लाना। तो इसलिए सिक्योरिटी अगर वो आना चाह रहे हैं सुप्रीम लीडर, मगर जो यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी और IRGC और जितने सिक्योरिटी एजेंसी है ना, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि आपका बाहर जाना सही नहीं है, और ना वीडियोग्राफी ना कुछ, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी से मारा है टेलीविजन पे, जहां पे भी लोकेशन को ढूंढ के, तो लोकेशन को जाहिर करना नहीं चाह रहे हैं। यही एक वजह है कि उनका लोकेशन जाहिर नहीं, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सिक्योरिटी पर्पस है, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल और है, ईरान की जो आवाम है इस युद्ध के पहले ज्यादा मजबूत थी, उनके में ज्यादा एकजुटता थी, या इस युद्ध के बाद वो ज्यादा एक हो गए हैं? क्योंकि वो साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि ट्रंप विल किल ट्रंप को मारना चाहते हैं, ट्रंप को खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो यूनिटी है ईरान के लोगों की, वो पहले ज्यादा थी या फिर अब ज्यादा हो गई है? नहीं, पहले थोड़ा मैंने देखा जो हमें प्रोटेस्ट वगैरह, क्योंकि मैं भी दिसंबर जनवरी में भी यही था मैं, उसके बाद इंडिया जनवरी 7 के बाद इंडिया आया था। तो उस वक्त थोड़े लोगों में, समझो 5-10% लोगों में ये था कि नई हुकूमत में बहुत सारे इन्फ्लेशन बढ़ गया है क्योंकि जंग की स्थिति में, तो इसके लिए थोड़े बहुत लोग यानी कि यहाँ के निजाम यानी यहाँ की हुकूमत से थोड़ा नाराज थे। जैसे ही जंग शुरू हुई, जैसे ही सुप्रीम लीडर को मारा और बच्चों को शहादत के बाद, पूरे जितने भी जो खिलाफ थे वो भी एकजुट हो गए। अभी कोई भी हुकूमत के खिलाफ नहीं है। अभी हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि हम ट्रंप, बेकुशी ट्रंप, यानी ट्रंप को मारो,
ट्रम्प को मारो, ये जो जज्बा है ना, अभी और ज्यादा लोगों में जिस गुस्सा जज्बात यानी कि पूरे मुझे ऐसे लग रहा है कि 70% 100% अभी रहबर के साथ हैं। अभी कोई भी पहले जो 5-10% जो खिलाफ थे वो भी अभी रहबर के हुकूमत के साथ निजाम के साथ लगे हुए हैं। अभी कोई भी अभी नहीं लगता कि ये वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो 79 में इनकलाब अव्वल था यानी फर्स्ट इनकलाब था, अभी जो शहादत के बाद ये इनकलाब दुवम यानी सेकेंड इनकलाब आया, यानी कि 50 साल के बाद दूसरा इनकलाब, यानी वही जज्बा वही जोश जो 79 में था वो आज देखने को नजर आ रहा है। तो इससे ऐसे जाहिर हो रहा है कि यहाँ के लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। जब तक अभी ट्रंप और इस्राइल को चाहिए पीछे आए, पूरी दुनिया को चाहिए कि उसके ऊपर प्रेशर डालें, वो जो जुल्म कर रहा है। हमारी टीम कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, कुछ नेटवर्क इशू है, अगर कनेक्शन वापस बनता है तो हम बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच जो मुख्य बातें ईरान से निकल कर आई हैं वो बहुत दुनिया को एक संदेश देने लायक हैं। ईरान की जो लोगों की आपस मजबूती है, जो गठबंधन है, जो एकजुटता है, वो अब ईरान वॉर के बाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। पहले शायद ईरान में एकता कम दिखाई पड़ती थी, लेकिन जब से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है वही लोग ज्यादा एक साथ खड़े हैं, मजबूत स्तंभ बनकर खड़े हैं और पूरा ईरान एक साथ ट्रंप के विरोध की बातें कर रहा है। ट्रंप को एलिमिनेट करने की बातें कही जा रही हैं। हाकिम रजा जी से वापस से कनेक्शन हमारा बन चुका है। हाकिम जी, एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि इस जंग का असर सिर्फ ईरान या अमेरिका पर तो नहीं है, पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत इतना दूर है, भारत पर भी इसका असर दिखाई पड़ रहा है, तेल गैस महंगे हो रहे हैं यहाँ पर भी। तो आपको ट्रंप अपने घमंड में भी, जब भी बातचीत का रास्ता अपनाया जाता है, ट्रंप वापस से अटैक कर देते हैं। तो एक तो ट्रंप की ये जो नीति है घमंड वाली, अपने घमंड में वो चूर है, उनको लगता है कि वही दुनिया के सबसे बड़े आका हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन आप क्योंकि ईरान में हैं, तो अभी ईरान की स्थिति क्या है, वहां के आवाम की रोजमर्रा की जिंदगी में कैसी परेशानियां को वहां पर लोग सामना कर रहे हैं? इसके अलावा वहां पर क्या बाजार अब खाली पड़ चुके हैं? जी मुझे लगता है वापस से कुछ नेटवर्क देखिए अभी खुले नहीं है, 10 बजे के बाद खुलेंगे तो लोगों की चहल पहल देखिए, यहाँ पर कोई रकम का कुछ भी नहीं है। अभी चल रहा है, अभी है, ठीक है। जी 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 बिल्कुल आ रही है आवाज? जी जी आ रही है आवाज। जी, यहाँ पर इतना सस्ता है, यूं समझिए कि पेट्रोल के दाम है ना, इंडियन रुपीस में अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2 से 2.5 रुपए में पर लीटर है। 2 रुपए 2.5 रुपया कोई माने नहीं रखता है। इसी तरह रोटी का ये करेंगे, डालेंगे तो 4 से 5 रुपए में 3-4 आदमी खा सकते, उतनी बड़ी रोटी आती है। यहाँ पर लोगों, यहाँ पर इतना हर चीज सस्ता है, यहाँ पर इतना ये है, यहाँ के लोगों में कुछ भी नहीं। हाँ, इन्फ्लेशन है, बहुत बढ़ गया है, किराए बढ़ गए हैं, लोगों में बता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम इसके लिए, इसमें हम सह लेंगे, इससे सह लेंगे, क्योंकि 50 साल से जो हमारे ऊपर जुल्म किया है उसको खत्म करके हम लोग वापस इनका स्लोगन आपने देखा होगा कि मुट्ठी बंद करके ऐसा रहता है, वी मस्ट राइज, नीचे लिखा हुआ है, ये पूरे 6 दिन का अंतिम संस्कार में यही लिखा हुआ। तो एक पुरानी आयत है छोटी सी, उसमें लिखा हुआ है वी मस्ट राइज, हम राइज होंगे ना, हम उभरेंगे, हम पूरी दुनिया के सामने दिखाएंगे कि हम किसी पे नहीं है। हम यही बोल रहे हैं कि हम लोग सबका साथ देंगे अगर आप लोग पूरी दुनिया से कर रहे हैं कि अमेरिका और इस्राइल को छोड़ो, अगर हम हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखो, हम कोई रकम का कोई चार्जेस भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, सबके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। जी, यहाँ पर अमेरिका ने वो ब्लॉकेज कर रहा है। जी 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 बिल्कुल। आपसे एक और मेरा सवाल होगा, अमेरिका बार बार कई सोर्सेज के माध्यम से ये कहने, देखिए गलियों में ये हैं पैसे ने सर्राफ हैं, गलियों में पैसे लेके घूम रहे हैं, यू वांट टू चेंज मनी। मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू हुआ है। यहाँ पर इतना खुलेआम आप ये है 200 तुमान है, ये 200 तुमान लगभग होता है। आप उनसे अपनी भाषा में कुछ बातचीत कीजिए, हम बाद में समझ लेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। इन फैलन चखत, इन डॉलर चखत, $1 चखत है, $100 डॉलर चंद है, $6 इन 7 मिलियन है, इन एक मिशे चखत मिशे 2 मिलियन मिशे 20 मिलियन रियाल, इन 2 मिलियन तुमान, 20 मिलियन रियाल, 20 मिलियन रियाल है, इन 1 मिलियन
1 मिलियन हमें रियाल। रियाल इनसे ट्रम्प के बारे में कुछ सवाल कीजिए आप, ट्रम्प के बारे में कुछ सवाल कीजिए। सात शुमा हमें इन जाके ट्रम्प अमेरिका बाला इन हमले कर दे, दोबारा हमले कर दे, शुमा ची मिगी برای تام هیچی چی یه لحظه بود عقب داریم. نه اشکال نداره بگو. برای تهران میگم که بله انسان دین نداشته باشه بله ولی آزاده باشه، آره که بله نه کودک بکشه، हाँ مظلوم بکشه، ये अभी ये बोल रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया से مرد باشه. यही दरख्वास्त करते हैं कि कोई भी दुनिया में हो इंसान बने पहले। ये नहीं कि इंसानियत जब छोड़ देता है तो बच्चों को मारने लगता है, बच्चों पे जुल्म करने लगता है, पूरी दुनिया पे जुल्म करने خود लगता है। سعدی بنی آدم اعضای یکدیگرند، ये آفرینش یک گوهرند. यानी पूरे बन आदम की औलाद एक है, तो आप क्यों एक पे दूसरों पे जुल्म करते हैं? सब बराबर होना चाहिए। क्यों आप پاکستان، लोग آمریکا، ایران، عرب، ترک، زبان، بلوچ همه واحد. यानी कि यानी पूरे हसरत आदम। countries, यानी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, पूरे अमेरिका, दुनिया। सब पूरे के पूरे इंसान हैं। जो आप क्यों आप अलग अलग, हम बड़े हैं दूसरे छोटे, आप क्यों अलग अलग कर रहे हैं? दूसरों को क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? ये पूछ रहे हैं वो। तो इसमें जी। है ना ये जी भारत के बारे में उन्होंने सुना है और भारत के बारे में वो क्या सोचते हैं? انسانیت हाँ شما فکر نظر شما چی هست برای هندوستان؟ من از هندوستان هستم. هندوستان آره هندوستان ماشاءالله کشوری خیلی کهنسال، بله شیعه 40-50 میلیون شیعه ماشاءالله، بله بله خیلی با ایران رفیق، بله. مراسم اهل بیت خیلی قشنگ، بله همیشه در کنار ایران، ایران در کنار هندوستان، بله. انشالله تا آخر یوم خواهند ماند. हाँ आलिए वो बोल रहे हैं कि हमेशा से हम हिंदुस्तान के साथ रहे हैं, हमारे दोस्ती हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा है। वहां पर तकरीबन 304 मिलियन है के तकरीबन 400 मिलियन के करीब मुसलमान भी हैं, रहते हैं हमारे साथ पूरी तरह दोस्त हैं, पूरी तरह। जैसे हमारे रहबर को सुने तो पूरे मिलके गम में शामिल हुए, तो हम लोग पूरे के उसमें बहुत सारे शिया भी हैं। तो हम लोग हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना आखिर वक्त यानी आखिरी टाइम तक हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो ये इनके ये यानी कि यहाँ पर ज्यादातर मैंने कई लोगों से बात की, यहाँ से बहुत ज्यादा यहाँ की हिंदुस्तानी फिल्मों के मुझे बहुत लगता है दोस्त हैं, बहुत जी। ज्यादा दोस्ती में ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा देखते हैं। ایرانی खामेनेई आयतुल्लाह अली खामेनेई की ट्रंप ने हत्या कर दी। आप ईरान के रहबर की हत्या हो गई रातों रात धोखे से। इस पर इनके क्या विचार हैं और ये अमेरिका को कैसा संदेश देना चाहेंगे? ایشون میپرسی که آیت الله خامنه‌ای را من از هندوستان هستم، این پخش لایو میره. ایشون میپرسه که آقای که شهید شده ترامپ، شما چه نظر داری برای آمریکا و ترامپ؟ من باید الان جواب بدم. آره بله قبلش آماده. نه اگه میخوام من بهت بگم بله چی بپرس من بگم. بله ایشون آقای را کوشست یعنی شهید کرده آقای ترامپ و امریکا. نظر شما چیه برای امریکا و ترامپ؟ نظر من اینه که انسان که میخواد جنگ بکنه به نامردی جنگ نمیکنه، میاد میدون جنگ خیلی خوشگل جنگ میکنه، نه که کسی यानी कि वो बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान बने पहले मर्द बने, बोले कि हम लड़ रहे हैं जंग के लिए आए, ऐसा नहीं कि धोखे से हमला करें। मर्द बने पहले, बोले कि हम जैसे ईरान बोलता है कि हम ये बेसिस में हमला कर रहे हैं, ये पूरे अमेरिकन बेसिस पे, इसी तरह उनको बोलना चाहिए कि पहले हम जंग के लिए, ऐसा नहीं कि धोखे से शहीद करें। वो मर्द ही नहीं है, बता रहे हैं वो मर्द बनना है पहले। آیت الله خامنه‌ای پدر ایران، نه پدر ایران، پدر همه مسلمانان ایران، پدر همه آزادخواهان. एक तरीके आयतुल्लाह खामेनेई थे ईरान के पितर यानी कि वालिद थे, यानी बाप थे। इसी तरह मुसलमानों के बाप थे। इसी तरह आजाद जो इंसान आजाद ख्याल कर रखता है ना, सबके बाप हैं। आयतुल्लाह खामेनेई इंसानियत यानी कि आजाद ख्याल जो लोग भी रखते हैं, आजाद ख्याल रखते हैं, सबके बाप थे। آیت الله خامنه‌ای می‌نست بره فرار کنه، بره مثلا بره مصر، عربستان، بره عراق، ولی این یه مرد داخل خونه در زبان روزه به نامردی آقای ترامپ شهیدش کرد.
इंसान बायद अगर वो बचना चाहते, ईरान से बचना चाहते अगर खामेनाई, तो वो है ना कहीं दूसरे मुल्क चले जाते, यानी कि रशिया चले जाते, ये इजिप्ट चले जाते, तुर्की चले जाते, वो कहीं नहीं गए। ये यहीं रह के बताया कि नहीं, मैं मर्द हूं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहूंगा, यहीं पर मेरी जिंदगी करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जी बिल्कुल। آیت الله خامنه‌ای از روز اول آزاد بود تا به روزی که هم روز شهادت است 8 سال دفاع مقدس. بعد از اون کمک مستضعفین، خیلی از طرف هندوستان هر سال دیدار بزرگی داد، از بمبئی، بنگلادش، از کل نماینده خیلی پرداخت. वो ये कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामेनाई बचपन से ही आजाद ख्याल के थे, यानी कि रेवोल्यूशन से पहले भी आजाद ख्याल था उनका, उसके बाद जैसे ही रेवोल्यूशन के बाद भी वो आजाद ख्याल के लोग थे, इंसान थे। कभी भी वो हिंदुस्तान भी गए थे, हिंदुस्तान में कई शहरों में, बम्बई, दिल्ली बोल रहे हैं, यानी वो गए थे दिल्ली, कश्मीर, हैदराबाद, बालीपुर, बेंगलुरु, यहाँ पर सब आयतुल्लाह खामेनाई आए थे। इसने वो बॉम्बे, दिल्ली बोल रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा दोस्ताना रखते थे, बहुत ज्यादा नजदीक से, इसीलिए बहुत कम मुल्कों में उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी 8 या 9 मुल्कों में पूरी दुनिया में है, उसमें से एक हिंदुस्तान को चुने, यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव भी वो हिंदुस्तान में रखते हैं, यानी कि इतना ज्यादा हिंदुस्तान से लगाव है उनका। همیشه صحبت میکرد با نماینده سفارت هندوستان در ایران، میگفت یه جنگی بود بین کشمیر بود، کجا بود؟ جنگ میکرد اونجا، میگفت انسان که برادر خودشو نمیکشه، کل باید جماعت دنیا با هم رفیق باشه، دوستانه زندگی آرام. ये बोल रहे हैं कि जैसे ही वो कश्मीर का मसला आया तो भी कहने लगे कि ये आपसी है, आप लोगों को बैठ के ये हल करना चाहिए, बिरादराना यानी कि दोस्ताना आप तरीके से बातचीत होना चाहिए। कभी भी ये बातचीत वगैरह के हक में थे। इसी तरह आप ताज़े जंग हुई, यानी ताज़े जंग यानी कि उसका मतलब है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग थी उसमें भी बोले कि हम ईरान मीडिएट करेंगे, यानी कि लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, जालिम यानी जो जुल्म करा उनके खिलाफ लड़ेंगे, आपस में क्यों लड़ रहे हैं आप लोग बोल के, आपस के लिए मैं चाहे तो मीडिएट करता हूँ बोल के वो बोल रहे थे, यानी कि नाम नहीं लिया, बोला कि ताज़े जंग बने के नया जो जंग हुआ था हिंदुस्तान के दरमियान। लोगों का कुछ रिपोर्ट्स है जो आपके ईरान के विरोधी देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, वो लोग ऐसी रिपोर्ट्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आयतुल्लाह अली खामेनी ने ईरान को लूटकर काफी संपत्ति बना ली है और लोगों को ही लूट लिया है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? क्या अपने जाने के बाद उन्होंने अपने परिवार के लिए खजाना छोड़ा है, या फिर उनकी संपत्ति कितनी है, क्या है उनके पास उनके परिवार के लिए? अभी वो दुश्मन का मीडिया इमेज को, यानी कि इसको बोलते हैं कैरेक्टर असासिनेशन, वो करना चाह रहा है। उसमें कोई, देखिए आयतुल्लाह खामेनाई की उनका जो घर था एकदम सिंपल, एकदम मैंने गया था देखा हुआ है, इतना सिंपल घर है, और उसके बाद उनके 4 बेटे 2 बेटियां, किसी के पास भी खास यानी ओन घर नहीं है, और सब 1 कमरा 2 कमरे के घरों में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी रेंटेड हाउसेस में है। किसी का कोई घर, अगर संपत्ति कुछ होती तो अपने घर होते थे, अपने ऐशो आराम होता, यानी कि अपना ऐशो आराम एक जर्रा बराबर भी, उनके कभी कभी कपड़े उनके देखते थे उनके घर में, कभी कभी उनके जूतों को देखते थे तो एकदम बोसीदा, यानी कि पुराने कपड़े जी, यानी पैसा रखते हुए कोई इंसान संपत्ति हो तो अपने आप को जिंदगी गुजारे। वो बोलते थे कि जब मैं ये रखा हूँ आपा आईना को, ये सिर्फ बाहर के मुल्क जब आते हैं, कोई सफीर अगर कोई आते हैं तो उनके सामने जाने के लिए पहनता हूँ, क्योंकि ईरान की विखार बचे रहे, तो इसलिए यहाँ पर इनके पास 0 संपत्ति है, यानी 1 रुपया भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इनका निजाम है, यानी एक पूरे का पूरा एक सिस्टम है, सिस्टम जो विलायत फकी बोलते हैं, जो सुप्रीम लीडर, हाँ उनके पास जो है ना बहुत सारा बजट है, बड़ा बजट है, वो उनका जाती नहीं है, जो भी सुप्रीम लीडर रहता है उसका रहता है, वहां पर किसी पर्सनल किसी का नहीं है। जैसे हुकूमत है, हुकूमत में जैसे प्रेसिडेंट होता है, पर जितने भी हुकूमत की पूरी ईरान की संपत्ति प्रेसिडेंट की नहीं होती है,
प्रेसिडेंट सिर्फ वो क्या करता है, यानी हुकूमत की संपत्ति होती है। इसी तरह वो इसकी संपत्ति है, सारी की सारी संपत्ति विलायत फकीह यानी सुप्रीम लीडर की होती है। उसमें कोई 1 रुपया भी उनका नहीं है, जितनी वाजिब। यहाँ तक कि मैंने कई किस्से सुना, तो लोग जाके उनके दोस्त पूछते थे कि हम आपके घर आना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट खाना, बोले कि अभी नहीं। फिर वही जब पहली आने के बाद बोले कि अभी आओ घर पे जाएंगे। पूछा कि क्यों, हमने इसरार किया नाश्ता। उस वक्त मेरे पास घर में पनीर और अच्छी खाने की ग़िज़ा खत्म हो गई थी, अभी मेरी ताज़ी आई है, जो महाना पहले आता है उसमें अभी आया ही है, आप खा सकते हैं। तो ये चीजें है ना, कोई लीडर में जब लीडर यानी दिलों में मोहब्बत आती है, अपने आप को सादा जिंदगी, 1 रुपए का कोई रकम का भी धांधली हो तो वो कोई लोगों में इतनी लोकप्रियता नहीं आती है। इसमें आपको पहचानना चाहिए, क्यों नहीं आप ट्रम्प को क्यों नहीं मोहब्बत कर रहे हैं, क्यों आयतुल्लाह खामेनी को लाखों किलो, जैसे अभी इराक गए, इराक में 1 करोड़ से ज्यादा लोग उनके फ्यूनरल में जमा हुए नजफ और करबला में। वहां पर भी वो भी सिर्फ मर्द, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से वहां पर परमिशन दी, औरतों और बच्चों को परमिशन नहीं दिया। सिर्फ बताते हुए विजुअल्स में देखिए, सिर्फ मर्द 1 करोड़ जमा हुए थे। अगर औरतें बच्चों में, क्योंकि स्टैंपेज हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते बोल के पहले ही ऐलान कर दिए थे कि सिर्फ मर्द आए। हाँ, ईरान में सिक्योरिटी दिया था, सब कुछ दिया था। यहाँ छोटे छोटे 1 रोज का बच्चा भी था, 1 महीने का बच्चा भी था, छोटे बच्चे, औरतें, मर्दों से ज्यादा औरतें हिस्सा ले रहे थे। यहाँ पर हमने देखा, अभी जितने भी आप देख रहे हैं बसों में वगैरह जा रहे हैं, सब ज्यादा है, सब औरतें ही ज्यादा है, मर्द बहुत कम है। ये इससे जाहिर होता है कि औरतों का, यहाँ पर औरतों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, मर्दों से ज्यादा औरतों का है। मैंने कल गलियों में भी देखा, पूरे औरतों ही ज्यादा प्रोटेस्टों में वगैरह छोटे बच्चों को लेके हैं। तो ये जो माँ के आगोश में दूध पिलाते हैं ना, जो कूट कूट के जी, मुझे लगता है हाकिम जी कुछ नेटवर्क इशू है, अगर आप वतन की मोहब्बत का, ये सिर्फ यहाँ के लोगों में है। हाकिम जी, मेरा आपसे सवाल होगा, क्योंकि औरतों की चलिए अभी अब हम मुझे भी जाना है, मेरा भी फ्लाइट का टाइम अभी। जी, आपसे मैं आखिरी 2 सवाल पूछूंगी, ले सकता हूँ मैं आपसे हाकिम जी, मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगी, आखिरी 2 सवाल होंगे, जल्दी में आप जवाब दे दीजिएगा। पहला सवाल, आपने अभी महिलाओं की बात की, उनकी भागीदारी की बात की, लेकिन इस युद्ध से पहले महिलाएं वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी, बोलती थी कि वहां पर फ्रीडम नहीं है, और तो इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या वो जो वर्ल्ड मीडिया में दिखाया जा रहा था, वो ईरान की महिलाएं की जो वीडियोज आ रही थी वहां से, उसकी कितनी सच्चाई है? फिर देखिए, यहाँ पर जंग से पहले थोड़े औरतों में था, ऐसा नहीं कि हमें आज़ादी यानी कि हिजाब के बगैर हमें घूमना है, उसी को आज़ादी समझते थे। जो और बहुत सारे डॉक्टरेट थे, यानी जो ईरानी यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में रहते थे, वो वीडियोस बना के भेज रहे थे। यानी ईरान के अंदर के वीडियोस नहीं थे, वो सब बाहर के थे। अंदर के वीडियोस में जब औरतें यहाँ पर है ना, ज्यादातर इन्हें फेवर हैं इसके ये। और यहाँ पर एक अच्छी बात देखिए, दुनिया में कहीं नहीं, अब हम लोग पार्लियामेंट में चाह रहे हैं कि एक बिल लाए औरतों का रिजर्वेशन का। यहाँ पर एक आप देखिए, जब रिसर्च में R&D में PhD डिग्री के बड़े लेवल के बाद, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू है, अगर वापस कनेक्शन बनता है तो उनसे, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सब जगह पे औरतों का हिस्सा ज्यादा था। जी बिल्कुल जी, मुझे औरतों का हिस्सा ज्यादा, यानी कि यहाँ पर 70% से भी ज्यादा औरतों के पास। जी जी जी, अभी आ रही है आवाज मेरी? जी जी आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है अभी। हाँ, ये जी जी, तो यहाँ पर औरतें इतने ज्यादा एजुकेटेड हैं, PhD रिसर्च और डेवलपमेंट में 70% से ज्यादा कॉलेजेस में औरतें हैं, लड़कियां हैं। तो यहाँ पर रिजर्वेशन लाना चाह रहे थे पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट में बहस हुई, बोले कि नहीं, मर्दों को आप चाहे तो सहूलतें दें, मगर बिल नहीं ला सकते। उनकी जो जितना हक है, हम हक को, किसी के हक को मार नहीं सकते, ओपन कर दिए। तो यहाँ पर ज्यादातर औरतें ही पढ़े लिखे ज्यादा हैं, यानी कि यूं समझिए, यहाँ का लिटरेसी रेट है ना 98% है, उसमें औरतों का 99% है, यानी मर्दों से 1% ज्यादा लिटरेसी रेट औरतों का है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
जी बिल्कुल बड़ी बात बता रहे हैं आप। दुनिया जो ईरान के बारे में सोचती है, ईरान की तस्वीर वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी बाहर से दिखाई पड़ती है। नहीं है। और क्या पहनना है क्या नहीं, वो तो ईरान की औरतें और वहां की औरतों को ही डिसाइड करना चाहिए कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। लेकिन ये जो आपने बताई लिटरेसी रेट की या फिर औरतों के एजुकेशन की, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो दुनिया को सीखना चाहिए कि औरतों को एजुकेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, जो ईरान भी एक मैसेज दे रहा है। इसके अलावा मेरा आपसे आखिरी एक सवाल और होगा, इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका से जो ईरान का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में ईरान का साथ कौन कौन से देश दे रहे हैं दुनिया के, जो खुले तौर पर आप कह सकते हैं कि ईरान का साथ दे रहे हैं ये देश? देखिए, अभी चाइना और रशिया अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, इन्हें खुल के नहीं। जो पैसा ऑयल वगैरह ले रहे हैं, उनको जो जरूरत है वेपन्स वगैरह ले रहे हैं, इसमें कोई रकम का खुल के साथ नहीं। सिर्फ और सिर्फ ईरान अकेला है, उसके साथ जितने रेजिस्टेंस फोर्सेस है ना, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो सीरिया, जहां भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वही ईरान का साथ दे रहे हैं। उसके अलावा दिल से जो साथ देना होता है ना, वही लोग दे रहे हैं। उसके अलावा कोई भी ईरान के साथ नहीं है। वो कोई हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, लेकिन पाकिस्तान तो मध्यस्थता कर रहा था, दो बार पाकिस्तान ने मध्यस्थता कराई। तो आपको फिर अभी आपने कहा कि पाकिस्तान भी साथ नहीं है, इस पर आप प्रकाश डालेंगे कि ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि पाकिस्तान तो दुनिया में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो ईरान की जो युद्ध है वो रुकवाना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब अमेरिका को लगने लगा कि 40 दिन होने के बाद ईरान जब भारी पड़ रहा है, उनके पास पूरे हथियार खत्म हो रहे थे, तो अमेरिका ने आसिफ मुनीर और इससे प्राइम मिनिस्टर से, शहबाज शरीफ से कहा कि आप आओ बीच में, बोल के अमेरिका लेके आया, ईरान कभी नहीं लेके आया। वो ईरान में आके उन्होंने ईरान के शर्तों पे जो कंडीशन, जो 10 पॉइंट्स रखे थे, उस पे हम रेडी है। फिर जाके वो आप जान रहे हैं, ट्रंप का 1 घंटे के बाद एक अलग रहता है, हर दिन उसके स्टेटमेंट चेंज होते हैं, बातचीत करता है, हमला कर देता है। ये ऐसे हो गया। यहाँ पर ईरान कभी भी नहीं चाहता कि जंग को रोके। वो अमेरिका था, ईरान के शर्तों पे मानना था। अब पाकिस्तान को लेकर आया। अब वो आपको मालूम है पाकिस्तान कैसा है क्या है, मुझे डिटेल सब लोग जानते हैं, मुझे उसमें डिटेल जाना नहीं चाहता। वो तो अमेरिका और इसराइल के, अमेरिका प्राइम मिनिस्टर और वहाँ का आसिफ मुनीर जो मिलिट्री चीफ है, वो जब भी अमेरिका का बुलाता नाश्ते में साथ जाके बैठते हैं, तो उतनी उसकी दोस्ती है। तो हम डिटेल जाना नहीं चाहता, ठीक है? मतलब तो ईरान वॉर के लिए अब पाकिस्तान ने जो षड्यंत्र कर रहा था, दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा था, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं, और पाकिस्तान की जो असलियत है वो ईरान के आवाम को और ईरान को भी मालूम है। लेकिन इस बीच क्या ईरान चाहता है कि इस युद्ध में भारत कोई भूमिका निभाए? क्या ईरान जानता है, क्या ईरान ऐसा सोचता है कि भारत मध्यस्थ बने या फिर मोदी की सरकार है वो कुछ ईरान के लिए कदम उठाए? हाँ, वो सुप्रीम लीडर के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियली जो इंडिया में है, उन्होंने भारत से कहा आप बड़ा मुल्क हैं, क्योंकि एक बड़ा मुल्क होने के बावजूद और यानी कि तारीखी ताल्लुकात, यानी कि यूं समझो सदियों से जो ताल्लुकात हैं, उस ताल्लुकात को रखते हुए अगर हिंदुस्तान चाहे तो बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे हैं वो ऑफिशियली कहा है हिंदुस्तान में। तो इससे अगर हिंदुस्तानी हुकूमत चाहे आगे बढ़ के आएंगे तो पाकिस्तान से ज्यादा सम्मान हिंदुस्तान को देगा ईरान, क्योंकि बड़ा मुल्क है, उनको ईरान को चाहिए हिंदुस्तान जैसा मुल्क, ठीक है जी। तो मैं अभी इंडिया वन इंडिया होम द ईरान, अभी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट से फिर ले लेते हैं, ठीक है? थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हाकिम रजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बहुत इंसाइटफुल बातें की। हम आपसे फिर जुड़ेंगे। अभी हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ जो है हाकिम रजा जुड़े हुए थे, वो स्ट्रेट ही वाज स्टैंडिंग इन ईरान, यानी कि ईरान से वन इंडिया आपको विशेष कवरेज दिखा रही है। और लगातार 2-3 दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत के लोग हैं वो ईरान के प्रति एक सहानुभूति रखते हैं, संवेदनशीलता रखते हैं, और खास करके वन इंडिया के जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उस पर आपके कमेंट्स आते हैं, और उनको देखकर ही हमने आपके लिए विशेष कवरेज प्लान किया ताकि आप ईरान की आवाम को सीधा ईरान से सुन सकें। और हमने कोशिश की कि वहां के आम लोगों को भी वन इंडिया पर बात करवाएं, और आपने सुना कि वहां के लोगों के अमेरिका के लिए क्या विचार हैं, इस युद्ध पर क्या वो विचार रखते हैं, भारत के लिए वो क्या सोचते हैं, भारत से उनकी क्या उम्मीदें हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बताई कि जैसे जो इज्जत पाकिस्तान की भारत में है, वही इज्जत पाकिस्तान की ईरान में है, यानी कि कोई इज्जत नहीं है।
तो अगर पाकिस्तान समझ रहा था कि वो मध्यस्थता करके बहुत तीसमार खान बन चुका है, तो ईरान को उसकी औकात और उसकी असलियत पता है। खुल के भले ही वो ना बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि दुनिया को पता है कि पाकिस्तान कैसा है और उसकी जो हरकतें हैं वो हम सबको पता है, तो उस पर तो बात करना बेकार है। इसका मैसेज साफ साफ है कि पाकिस्तान ने ड्रामा तो बहुत किया लेकिन कुछ कर नहीं पाया। वो सिर्फ ड्रामा था दुनिया में अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, लेकिन दुनिया को उसकी सच्चाई पता है। तो ये बहुत सारी बातें थी जो क्योंकि हम अब अपने इस लाइव के अंतिम क्षण पे हैं, तो कुछ आपको बता दें, जो भी नए हमारे ऑडियंस है उनको हम बता दें कि इस पूरे लाइव के दरमियान हमने क्या क्या बातें करी है। सबसे पहले तो जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के फ्यूनरल की बातें हमने करी कि उसमें लोगों का के क्या विचार थे, और जो सबसे बड़ा हमें वहां का जो थॉट प्रोसेस समझ में आया कि वहां के जो लोग हैं ईरान के, इस युद्ध के पहले और इस युद्ध के बाद दो तरह के ईरानी आपको देखने को मिलेंगे। इस युद्ध के पहले ईरान में थोड़ी सी असमानता थी, थोड़ा सा अलगाववाद था, लेकिन इस युद्ध के बाद से ईरान में बहुत ही अधिक एकजुटता हो गई है। ईरान के जो नागरिक हैं वो एक साथ खड़े हैं और एक साथ सबकी एक ही मांग है कि वो ट्रंप के आगे और अमेरिका के आगे कभी नहीं झुकने वाले हैं। जब तक वो ट्रंप को घुटनों पर नहीं टेक देंगे, जब तक ट्रंप उनके आगे घुटने के बल नहीं बैठकर हार मानते हैं, ईरान नहीं झुकेगा। और लाइव के अंत में भी जो हमारे रिपोर्टर हैं हाकिम रजा, उन्होंने साफ साफ बताया कि ईरान का कहना है कि ईरान तो कभी नहीं झुकेगा, और ना ही ईरान ने मध्यस्थता की शुरुआत की, ना ही ईरान ने पाकिस्तान से कांटेक्ट किया। पाकिस्तान जबरदस्ती उछल उछल कर कूद कर बीच में आया अमेरिका के कहने पे। उन्होंने बताया कि अमेरिका अब इस युद्ध में परेशान हो चुका था। अमेरिका के पास अब यंत्र नहीं बचे थे, जो वॉर हेड्स होते हैं वो कम हो रहे थे, जिसकी वजह से उसने ये ड्रामेबाजी करी, सीज फायर की, कुछ 1 महीने तक इन सबको खींचा, इस दौरान वापस से तैयारी करी क्योंकि वो हार रहा था जंग, और उसके बाद से उसने फिर से ईरान के साथ धोखा कर दिया। तो अमेरिका की ये प्रवृत्ति रही है। भारत के साथ भी अमेरिका ऐसे ही करता है, 10 बातें करता है, कभी टैरिफ लाता है, कभी हटाता है, फिर कभी दोस्ती की बात करता है, कभी प्रधानमंत्री मोदी को विश्व का सबसे बड़ा नेता कह देता है, सबसे बड़ा लीडर कहता है, तो कभी कहते हैं कि मोदी जैसा भारत के साथ हमारा ऐसा नॉर्मल संबंध है जैसे पूरी दुनिया के साथ है। तो अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल ही रहेंगे इस बीच, लेकिन ईरानी जो है, ईरान के जो लोग हैं, ईरान की जो आवाम है और ईरान की जो सरकार है, जो वहां के अभी नए सुप्रीम लीडर हैं, वो फर्मली कह रहे हैं कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। उनके जो विचार हैं उसमें पूरी की पूरी क्लैरिटी है, अनलाइक अमेरिका। तो अब तक के लाइव से हमें यही समझ में आया कि ईरान के लोग अमेरिका के खिलाफ एकजुट खड़े हैं, और जो अमेरिकी मीडिया या फिर जो ईरान की विरोधी मीडिया है वो जो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ईरान की आवाम कहीं ना कहीं जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और ईरान एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है दुनिया के सभी देशों को। हमारे देश में भी होता है कि छोटे छोटे प्रोटेस्ट होते हैं, तो आपकी अगर अपने सरकार से नाराजगी है तो वो देश के भीतर रहनी चाहिए। अगर कोई तीसरी शक्ति है, कोई तीसरा देश अगर आपके खिलाफ विरोधी बातें करता है तो उस देश को उसकी औकात दिखानी चाहिए, और यही औकात ईरान एकजुट होकर अमेरिका को दिखा रहा है। इस बीच जो आयतुल्लाह अली खामेनेई की प्रॉपर्टी की बातें की, ये भी एक बहुत दिलचस्प है ये बात, इसलिए मैं दोहरा रही हूं कि सुप्रीम लीडर ईरान के, और वो पहले सुप्रीम लीडर नहीं थे, उनके पिता, उनका परिवार ईरान के पावरफुल लोगों में शुमार है, और उनके पास अपना एक प्रॉपर बढ़िया मकान भी नहीं है। हमारे यहाँ एक छोटा सा पार्षद भी बन जाता है, वार्ड पार्षद भी बन जाता है, तो गाड़ियों की लाइन लगा देता है, मकान पीट लेता है, कई तल्ले मकान बनवा लेता है, कई जमीन खरीद लेता है। आप पार्षद तो छोड़िए, नॉर्मली अगर एक सरकारी नौकरी लग जाती है तो उन पर विजिलेंस की रेड आती है तो पता चलता है कि एक छोटा सा सरकारी अफसर कितना कितना पूंजीवादी अमीर हो चुका होता है। और ईरान के सुप्रीम लीडर जिनके पास अपना एक प्रॉपर मकान नहीं है, आप समझिए कि दुनिया के लिए एक मैसेज है कि देश के लिए कैसे जिया जाता है, सिर्फ अपना जेब भरना देश के लिए जीना नहीं होता है, और ईरान ये दुनिया को इस वक्त सिखा रहा है। तो आज के इस लाइव से हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी लाइव्स आपके लिए लाते रहेंगे ताकि ईरान की जो एज इट इज जो वहां पर चल रहा है वो आपको देखने को मिले, ना कि आप उनके जो विरोधी मीडिया हैं उनकी बातों पर विश्वास करें। मैं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.